चार्टर अधिनियम 1853। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। इन 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य यानी मैकाले साहब पूर्ण सदस्य हो गए। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थी? व्यापार को देखती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? जो राजनीतिक कार्यों को देखती थी। ठीक है, राजनीतिक कार्यों को देखती थी। इन दोनों को समाप्त कर दिया और उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए, जिसे उस सदस्य को भारत राज्य सचिव, ब्रिटिश मंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। ठीक है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अगर भारत सचिव कोई भी गलत निर्णय लेता है तो वो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है।
लॉर्ड कैनिंग साहब। गवर्नर जनरल को द वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पद नाम भी दिया गया। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। कितनी? 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य यानी प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से केवल एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। कितने? वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थीं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधान सभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। ठीक है। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को, ठीक है, वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश, ठीक है। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। पहले 1861 में क्या हुआ? मंत्रिपरिषद की शुरुआत हो गई। पोर्टफोलियो मतलब हर मंत्री को विभाग बांटे जाने लगे। ठीक है। तीन लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। किसे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय जो होता था गवर्नर जनरल की परिषद, वो होती थी केंद्रीय, और प्रांतीय होती थी जो बनाया गया मंत्रिपरिषद, बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16। केंद्रीय जो विधान परिषद होगी उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 गैर सरकारी अतिरिक्त गैर सरकारी निर्धारित किए गए। गवर्नर जनरल को उनको नामांकित करने के नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का भी अधिकार दिया गया। पूछ सकते हैं आप, लेकिन जो परिषद का अध्यक्ष होगा उसके पास अधिकार है कि वो इन प्रश्नों को स्वीकृत करता है कि अस्वीकृत करता है। किस लिए? ताकि जवाब दें। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ पर नोट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों के प्रभावित होकर पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार 1909।
फूट डालो, राज करो। इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाने के लिए उपाय किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं ठीक है, निम्नलिखित हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी विधि सदस्य थे। विधि परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। ठीक है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। डिवाइड एंड रूल। जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर 1909। अभी क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रभावी है, गांधी जी आए नहीं हैं, लेकिन लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में भी व्यापक रूप से पूरे देश में ही आंदोलन हो रहा है, मतलब इनका बायकॉट हो रहा है। तो उन्होंने जाति धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई, जिससे प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें प्रेसिडेंसी ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 थोड़ा छोटा और कर दें बस, ताकि हाँ, इसे मॉन्टेग्यू, कहाँ गया, क्या हमने पूरा पढ़ लिया था, नहीं पढ़ाना भी, चलिए पढ़ते हैं। तो 1919 क्या 1909 पहले आता है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो भारतीय वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। मिंटो साहब चले गए, लेकिन हमें इनका सांप्रदायिक निर्वाचन का ये जो रूप है हमें अभी भी पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान: केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधान परिषद। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है। इसमें शिक्षा पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक हस्तांतरित विषय में क्या क्या है। शिक्षा पुस्तकालय,
स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। ठीक है, ये सभी विषय का संचालन कौन करेगा? गवर्नर साहब करेंगे और उनकी विधान परिषद के सदस्य मिलकर करेंगे। आरक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं आदि। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, मतलब शक्तियों का पृथक्करण हो गया। आरक्षित कौन है, हस्तांतरित कौन है? आरक्षित विषयों का संचालन हो गया। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई: निर्वाचित, मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी। नॉमिनेटेड गवर्नमेंटल एंड इलेक्टेड। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, 71%। मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया: सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामी, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। बहुत जबरदस्त फूट डालो राज करो सिद्धांत की नीति लागू करने की है उन्होंने। ठीक है, क्योंकि गांधी जी आ चुके हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 1919, ये कब लाया गया? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही तो उस समय रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया और ये ले आइए तो देश में भयंकर दंगे हो रहे हैं। दंगे मतलब भयंकर दंगे कह रहा हूँ, भयंकर अत्याचार कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और समुदायों को, वर्गों को, धर्मों को बांटने का काम कर रही है, उस समय कर रही थी। ठीक है, काम कर रही थी ताकि लोग आपस में ही मनमुटाव पालें और आपस में ही लड़ाई झगड़े करें। ठीक है, निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया: सामान्य तथा, ये तो हो गया है। इसने सांप्रदायिक आधारों पर सिख ईसाइयों, ये तो हो गया। ठीक है, इसने पहले केंद्रीय बजट को राज बजट से अलग कर दिया था कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय विधानमंडल के जो भी सदस्य थे उनको अधिकार था कि वो विधि निर्माण के संबंध में अधिकार प्राप्त था। ठीक है, विधि निर्माण कर सकते हैं, यानी कि कानून बना सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय भैया गवर्नर बाबू लेंगे, गवर्नर जनरल साहब लेंगे। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में भी विधि निर्माण प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु यह अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण अत्यधिक सीमित थे। प्रांतीय जो हस्ताक्षरित विषय, हस्ताक्षरित 2 विषय थे ना, हस्ताक्षरित और आरक्षित। तो हस्ताक्षरित विषय में हस्ताक्षरित और आरक्षित, हस्ताक्षरित जो विषय थे, हस्ताक्षरित विषय थे और रिजर्व जो विषय थे, तो उसमें भैया हस्ताक्षरित विषय में प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार था, लेकिन अधिकार पर अंतिम मुहर किसकी? गवर्नर जनरल की लगेगी। ठीक है, नियंत्रण भी गवर्नर साहब करेंगे। ठीक है, सीमित है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार
प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। क्यों रहा? यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उससे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। आर्थिक शोषण यानी कि बांट दिया गया एक तो पहले, और दूसरा आर्थिक शोषण हो सके ऐसी नीतियां बनाई गई। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया, वो भी कागजों में। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 से 1928। अब ये क्या है भैया? साइमन कमीशन 1929 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति यानी कि 8 नवंबर 1927 में कर दी थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। भैया कितने सदस्य थे? 7। सातों सदस्य का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। जहाँ जहाँ आयोग गया वहाँ वहाँ साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928 से 1929 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था, राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार होना था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935। अब आया हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। 1930-32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशीय रियासतें संघ की 2 प्रणालियाँ थी। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियों के अंतर्गत: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 यानी 59 विषय, प्रांत सूची में 54 यानी 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 यानी 36 विषय शामिल थे। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित थीं। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय शामिल थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि शामिल थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत परिषद, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। ठीक है। बर्मा, वर्तमान म्यांमार को भारत से 1937 से अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदस्यों की अवस्था की गई। देखो, प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, यानी विधान परिषद, विधानमंडल। ठीक है।
विधान परिषद और विधानमंडल, ठीक है, नहीं, विधानसभा और विधान परिषद। 6 प्रांत थे, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। सबको बांट दिया, दलित को बांट दिया, महिलाओं को बांट दिया, मजदूर वर्ग को बांट दिया, सबके लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। अलग से मताधिकार की विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय आयोग को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस को मिली जुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था। गांधी जी ने आह्वान कर दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। अब अंग्रेज को डर लग रहा था कि भारतीयों को सहयोग चाहिए। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं अधोलिखित थीं। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं। यानी कि भारत आज़ाद तो होगा, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर दी कि जो भी प्रांत अगर भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो वो खुद का एक अलग से देश बना सकते हैं, ये स्वतंत्र रह सकते हैं, ब्रिटिश शासन को अपना सर्वोपरि मान सकते हैं और वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यथा सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि को लेकर एक समझौता हुआ, ठीक है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अंततः क्रिप्स मिशन की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन की कड़ी आपत्ति थी। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एविस अलेक्जेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडलों के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान इस्मा प्लान 1947। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग इस्मा, सर जॉर्ज एबेल और लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। यह योजना में प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो इसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया था और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है। अब स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण सरदार बलदेव सिंह, रक्षा जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जगजीवन राम, श्रम H.C.H. भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन सी राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला I. चुंदरीगर, वाणिज्य लियाकत अली खान, वित्त अब्दुल रब निस्तार, डाक एवं वायु जाफर अली खान, स्वास्थ्य जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मौलाना अबू कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मौलाना अबू कलाम आज़ाद, शिक्षा डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन R.K. षणमुखम चट्टी, वित्त जगजीवन राम, श्रम सरदार बलदेव सिंह, रक्षा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, विधि राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य C.H. भाभा, वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई, संचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति V.N. गार्डिगल, कार्य खान एवं ऊर्जा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अर्थात निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। लियोनेस कर्टिल माने जाते हैं। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर
भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सन 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट के और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। जय हिंद।